गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं हमारा इतिहास का पहला पेपर। इसमें हम हमारी फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में आप पढ़ रहे हैं हमारे भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इसमें हम साहित्यिक स्रोत पढ़ चुके थे। आज हम पारंपरिक पुरातात्विक जो स्रोत है हमारे, उनको हम पढ़ेंगे। पुरातात्विक स्रोत इस स्रोत का ही एक भाग है। हमने पहले जब देखा था तो दो भागों में इनको बांटा गया था। पुरातात्विक स्रोत को, भारतीय इतिहास के स्रोत को, पहला साहित्यिक स्रोत जो हम पढ़ चुके हैं, धार्मिक और धर्मेतर साहित्य। और आज हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में सर्वाधिक और विश्वसनीय जो स्रोत हैं वो पुरातात्विक स्रोत हैं, क्योंकि ये पुराने होने के साथ साथ सही और सटीक जानकारी देते हैं। पुरातत्व का तात्पर्य है अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानव क्रियाकलापों का अध्ययन करना। कि मानव ने जो पुराने के समय में जो भी क्रियाएं की, कार्य किए, उनका अध्ययन हम इनके द्वारा करते हैं। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? पुरातात्विक स्रोत कहलाते हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के उत्खनन से भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रारंभ लगभग 6000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व के पीछे चला गया। यानी कि अगर खोज से जो उत्खनन कार्य किया गया तथा जो खोज की गई है उसे समय में भी अंतर आया और समय का वास्तविक पता चलता है। कलिंग नरेश खारवेल की जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। इस प्रकार जो इतिहास में जो भौतिक साक्ष्य हमें इन स्रोत के रूप में, सोर्स के रूप में मिले हैं, उसमें ये पुरातात्विक स्रोत को हम अलग अलग रूप से बांट सकते हैं। मुख्यतः हम इन्हें 5 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला प्रकार है उत्खनन से प्राप्त पुरावशेष, दूसरा अभिलेख, तीसरा सिक्के, और चौथा स्मारक और भवन, और पांचवा है मूर्तियाँ और शैल चित्र या अन्य कलाकृतियाँ। तो पहला पॉइंट देखेंगे हम हमारा उत्खनन से प्राप्त अवशेष। इसमें भी हम देखें तो बहुत सारे हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं, बहुत सारे औजार मिले हैं, बहुत सारे हमें उपकरण मिले हैं। यानी जो भी इंस्ट्रूमेंट था उस समय काम में लेते थे वो मिले हैं, और सारे हमारे को मिट्टी के बर्तन मिले हैं। पाषाणकालीन मानवीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी है, उनको जानना है, तो उत्खनन से जो प्राप्त जो हमारे पुराने अवशेष हैं वो ही हमारे मुख्य आधार रहते हैं, वो ही स्रोत रहते हैं। अगर इनमें हम बात करें तो औजार हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, जो हमें हमारे मानव सभ्यता के विकास की यात्रा को बताते हैं। अगर हम सिंधु घाटी सरस्वती नदी सभ्यता की बात करें तो उसके उत्खनन से हमें बहुत सारी ऐसी सामग्री प्राप्त हुई है जिससे हमें उस समय की जानकारी मिलती है। अगर हम प्रारंभिक बात करें तो पाषाण काल के समय बहुत सारे सबसे अधिक उपकरण प्राप्त हुए हैं जिससे हम उस समय की सभ्यता को जान सकते हैं। इसी प्रकार मृतभांड यानी मिट्टी के बर्तन मानव उपयोग करने लगा था, तो सर्वाधिक मात्रा में इसके अवशेष हमें मिले हैं। इतिहासकार के अनुसार अगर हम देखें तो ये भी 4 प्रकार से हम बांट सकते हैं मिट्टी के बर्तन। गहरे रंग के युक्त मृदभांड संस्कृति के जो मिट्टी के बर्तन हैं, और दूसरे हैं काले और लाल मृदभांड जो परंपरा संस्कृति के बर्तन हैं। चित्रित स्लेटी रंग के मृदभांड संस्कृति के, उत्तरी काली चमकीली वो भी परंपरा संस्कृति। यानी अलग अलग क्षेत्रों से मिले हैं, इनके नाम उसी आधार पर रखे गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्खनन में, खोज में हमें सड़कें, नालियाँ, भवन, तांबे और कांस्य की सामग्री, औजार, बर्तन, आभूषण आदि पुरावशेष मिले हैं, जिससे उस समय की समाज की जो मानव संस्कृति थी, सभ्यता थी, उसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अभिलेखों की, तो ये भी हमारे पुरातात्विक स्रोत का ही एक भाग है। भारतीय पुरा स्रोत में अभिलेखों का स्थान भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तिथि से युक्त होने के कारण समसामयिक स्थिति के और ऐतिहासिक दृष्टि से इनका सबसे अधिक महत्व, ऐतिहासिक हमें सही जानकारी देते हैं ये हमारे अभिलेख। अगर किसी राजा या शासक के शासन समय को हम जानना चाहें, तिथि क्रम को जानना चाहें,
उसकी उपलब्धियों को जानना चाहें तो हम अभिलेखों से उसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। स्थान अभाव होने के कारण इसमें अनावश्यक सामग्री नहीं मिलती है, क्योंकि स्थान कम होता है अभिलेख रखने का और उसको सही सुरक्षित करने का, तो कम सामग्री अगर हमें प्राप्त हुई है, लेकिन वो हमें तिथि अंकित होने के कारण एकदम सटीक जानकारी मिलती है। इसमें शासक और उसके व्यक्तियों का नाम जिनके लिए लिखा गया है, उसके तिथि, उसका कार्य, समसामयिक घटनाएं, यानी उस समय कौन सी घटना घटित हुई, उसकी भी हमें जानकारी मिलती है। जैसे अगर हम अशोक के अभिलेख की बात करें तो खारवेल का हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, अशोक का अभिलेख, इसके अलावा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, प्रयाग से प्रशस्ति, इन सभी से हम हमारे इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। अशोक के जो अभिलेख हैं वो खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक के शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहालेख, 3 प्रकारों के अभिलेख मिलते हैं उनके, जो कि हमारे इतिहास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अशोक के अभिलेख कला की दृष्टि से उत्कृष्ट उदाहरण है। ये अभिलेख लंबे कलात्मक स्तंभ शिलाओं पर उत्कीर्ण है। जूनागढ़ का जो रुद्रदामन शिलालेख है वो भी महत्वपूर्ण है। स्तंभ लेखों में अगर हम देखें तो चंद्र का मेहरौली स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इनसे हमें समुद्रगुप्त की, स्कंदगुप्त की और चंद्र की हमें जानकारी प्राप्त होती है। ताम्र लेख से गुप्त काल का हमें, या गुप्त का काल के समय जो जो घटनाएं घटित हुई है उसके इतिहास की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। ताम्र लेख की अगर हम बात करें तो उसके उदाहरण में हम प्रभावती गुप्ता का ताम्र लेख का स्थान महत्वपूर्ण मान सकते हैं। गुहा लेख की अगर हम बात करें तो अशोक का बराबर गुहा लेख, दशरथ का नागार्जुन गुहा लेख, 7 वाहनों का नासिक और नाना घाट गुहा लेख सबसे महत्वपूर्ण है। इनमें कई मूर्तियां हैं, शीर्ष और अधोभाग शासकों के लेख लिखे हुए हैं इन स्तंभों में और अभिलेखों में, गुहा लेखों में, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है इतिहास की। और कुछ में मूर्ति अभिलेख भी कहते हैं, क्योंकि ऊपर मूर्तियां लिखी है और लगी हुई है और नीचे लेख लिखे हुए हैं। इन अभिलेखों से हमें उस समय के शासकों की महत्वपूर्ण घटनाओं, तथ्यों की सटीक जानकारी मिलती है तथा सामाजिक और धार्मिक, राजनीतिक, ये सभी जानकारियाँ भी हमें प्राप्त होती है। इस प्रकार से आज हमने हमारे पुरातात्विक स्रोत में उत्खनन से प्राप्त अवशेष और अभिलेख, इन 2 बिंदुओं को पढ़ा।